नमस्कार, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में आपको देंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद समीक्षा। कल दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में होगी बैठक। भूपेश बघेल, कुमारी सैलजा और दीपक बैच होंगे शामिल। मुख्यमंत्री पद पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी के निर्देशों का किया जाएगा पालन। और आज दिल्ली में होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। 3 राज्यों की जीत पर पीएम मोदी का होगा सम्मान। तीनों राज्यों के सीएम फेस पर भी हो सकता है फैसला। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन। राज्यसभा में पास हो सकता है जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल। कल लोकसभा में पास हुआ था बिल। तेलंगाना में आज रेवंत रेड्डी लेंगे सीएम पद की शपथ। दोपहर 1 बजे एलबी स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सोनिया, राहुल गांधी समेत कई नेता करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ में मिचोंग तूफान का असर। बेमौसम बारिश से बढ़ी किसानों की परेशानी। फसलों को हो रहा नुकसान। कई जिलों में रुकी धान खरीदी। और खबरें देखते हैं विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ सियासी खबरों के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद समीक्षा जारी है। 8 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होगी। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। प्रभारी कुमारी सैलजा और दीपक बैच भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तो तमाम दिग्गज नेता पार्टी के इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। हार को लेकर के समीक्षा का दौर अब शुरू हो चुका है। कल भी बैठक होने वाली है और तमाम दिग्गज कांग्रेस के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इसमें शामिल रहेंगे। प्रभारी कुमारी सैलजा और दीपक बैच भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बताया यह जा रहा है कि हार को लेकर के इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। जिन जिन सीटों पर कांग्रेस को हार मिली है उन सीटों को लेकर के समीक्षा की जाएगी, चर्चा की जाएगी और पूरी तरीके से विश्लेषण इस बैठक में किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी हार मिली थी और बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई थी। और इस हार के बाद ही पार्टी खेमे में पूरी तरीके से समीक्षा का दौर जारी हो चुका है और लगातार बैठकों का दौर भी जारी। इसी के तहत कल भी बैठक होने वाली और पार्टी के तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे और हार को लेकर के समीक्षा की जाएगी। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। राजधानी रायपुर से कोयला घोटाला मामले में सुनवाई हुई है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस जारी हुआ है और कोर्ट में पेश नहीं होने पर तीसरी बार नोटिस जारी किया गया है। देवेंद्र यादव समेत 9 लोगों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जेल में बंद आरोपियों के कोर्ट नहीं आने पर आपत्ति जताई गई। 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, यानी 6 जनवरी ये वो तारीख है जब अगली सुनवाई होगी। आपत्ति के बाद जेलर को जज ने फटकार भी लगाई है और फटकार के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और आपको एक बार फिर से बता दें कि 6 जनवरी ये वो तारीख है जब अगली सुनवाई के लिए तारीख को निर्धारित किया गया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आपत्ति के बाद जेलर को फटकार भी लगाई गई है, ये बताया जा रहा है। इधर रानू साहू की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जेल में बंद है निलंबित महिला आईएएस रानू साहू। तो इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होने जा रही है। अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर से। और रानू साहू की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इसको लेकर के अपडेट भी IBC 24 पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और निलंबित महिला आईएएस रानू साहू जेल में इस वक्त बंद है, जिसको लेकर के आज सुनवाई होगी और सभी की निगाहें सुनवाई पर टिकी हुई है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैच ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जनादेश को स्वीकार करते हुए कहा कि हम विपक्ष में रहकर जनता के हर मुद्दे को उठाएंगे।
कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए बेहतर काम किया, लेकिन बड़े नेता हार गए। इसकी समीक्षा भी होगी, ये बात भी उन्होंने कही। इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि सामूहिक चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, इसलिए उनके इस्तीफे पर हाईकमान फैसला लेंगे। इस पर 8 दिसंबर को दिल्ली में बैठक होगी। दीपक बैज ने आगे कहा कि मुझे 4 महीने का ही समय मिला, जिसमें बहुत काम किया। वहीं टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत के बयानों पर कहा कि चुनाव परिणाम विपरीत आने के बाद इस तरह के बयान आते हैं। उनके बयानों को पार्टी स्तर पर समीक्षा की जाएगी। लगातार जेसीबी और बुलडोजर की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि सरकार बनने से पहले भाजपा लोगों को डराने और धमकाने की राजनीति कर रही है। हमारे तमाम मंत्री से लेकर हमारे बड़े लीडर हार गए। इन सब विषयों को लेकर समीक्षा होगी। और भारतीय जनता पार्टी में ऐतिहासिक जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के चयन और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बड़ी चुनौती सामने आ रही है। राष्ट्रीय और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के बीच मंथन का दौर अभी भी चल रहा है। भाजपा के 8 पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूढ़त, केदार कश्यप, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी अच्छी लीड से जीत कर आए हैं। और इसी तरह 3 सांसद अरुण साव, रेणुका सिंह और गोमती साय भी विधायक चुने गए हैं। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जीते हैं। मुख्यमंत्री के लिए इन सभी की दावेदारी है। इसके अलावा ओपी चौधरी, विजय शर्मा जैसे 28 नए चेहरों को भी जीत मिली है। इनमें से 12 मंत्री का चयन करना बड़ी चुनौती है। इस बीच एक बात तो तय है कि प्रोटेम स्पीकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ही होंगे। वरिष्ठ लोगों की व्यस्तता भी है और 1-2 दिन में सबको मालूम है कि विजय के बाद विजय जुलूस और बाकी लोगों में व्यस्तता रहती है। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर पर्यवेक्षक आ जाएंगे और निर्णय हो जाएगा। क्रम में यदि देखा जाए तो मुझे लगता है कि सबसे पहला नाम जो मेरी निगाह में आता है, जो 8वीं बार जीत के आए हैं, बृजमोहन जी का नाम सबसे ऊपर है। इधर कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे को हराकर विधायक बने ईश्वर साहू बुधवार को विधानसभा पहुंचे। उन्होंने विधानसभा के मेन गेट पर माथा टेककर परिसर में प्रवेश किया। सदन पहुंचकर उन्होंने अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जमा किए। आपको बता दें कि अब तक 40 से ज्यादा विधायकों ने विधानसभा परिसर में पहुंचकर अपना प्रमाण पत्र और दस्तावेज जमा कराए हैं। सभी विधायकों के विधानसभा आने का सिलसिला जारी है। ईश्वर साहू बिरनपुर हिंसा के मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता हैं। भाजपा ने ईश्वर साहू को रविंद्र चौबे के खिलाफ साजा से टिकट दिया था, जहां से वे चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार जल्द ही कामकाज संभालेगी, लेकिन उससे पहले ही भूपेश सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या होगा गोबर खरीदी का? क्या बिजली बिल माफ योजना बंद होगी? क्या कहते हैं इसे लेकर जिम्मेदार? देखिए इस रिपोर्ट में। किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, गौठान और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल। कांग्रेस सरकार की इन फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर अब असमंजस की स्थिति है। भाजपा गोबर खरीदी में घोटाले के आरोप लगाती रही है, साथ ही दूसरी कई योजनाओं को विफल करार देती रही है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या भाजपा सरकार इन योजनाओं को बंद कर देगी? भाजपा के दिग्गज नेता सरकार के बनने से पहले ही ऐसी योजनाओं की समीक्षा करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसे भाजपा का अतिवादी चरित्र बताने से नहीं चूक रही है। हम कांग्रेस का संकल्प पूरा करने के लिए हमारी सरकार नहीं बन रही है। जनता ने हमको भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, उसके लिए चुन करके भेजा है। गोबर खरीदी की बात हो, चाहे वो बारदाने की बात हो, चाहे नकली खाद की बात हो, इन सब बातों की एक बार समीक्षा भी की जाएगी। और जो पिछली सरकार में जैसा भ्रष्टाचार हुआ वैसा भ्रष्टाचार नहीं होगा। देखिए, इनको बंद करना है या जारी रखना है अभी तो उनके ऊपर है, लेकिन ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ काम था कि हम सीधा वहाँ की माता बहनों के हाथों को मजबूत कर रहे थे। स्वच्छता समूह को हम काम दे रहे थे कि गोबर खरीदी कर ले। गोबर खरीदी से लेकर नरवा विकास और गौठान तक कांग्रेस की योजनाओं के केंद्र में गांव गरीब किसान रहे। भाजपा के विकास की परिभाषा में इन योजनाओं का कितना स्थान होगा, ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हर किसी की निगाहें बिजली बिल हाफ और स्वामी आत्मानंद स्कूल जैसी योजनाओं पर जरूर टिक गई हैं, जिससे बड़े पैमाने पर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सौरभ सिंह परिहार,
IBC 24 रायपुर। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही बुलडोजर की एंट्री हो गई है। प्रदेश के अवैध अतिक्रमण और अवैध चखना दुकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अंबिकापुर में प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल कैंपस के आसपास अलग अलग ठेले और दुकानों के अतिक्रमण को हटाया है। राजिम के हरिहर स्कूल और गंज रोड के आसपास से ठेले गुमटी हटाई गई और खरोरा में शराब दुकान के आसपास बनी अवैध चखना दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। तो ये बिलासपुर में 2 दिन के भीतर 30 से ज्यादा अवैध चखना दुकानों और आहतों पर बुलडोजर चल चुका है। आज भी प्रदेश में बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये तस्वीरें 5 तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार प्रदेश में जारी है। भारी मात्रा में यहाँ पर डिस्पोजल और सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था, तो उसी के तारतम्य में यहाँ पर ये कार्रवाई चालू की गई है। अवैध अतिक्रमण है जो और अवैध चखना सेंटर संचालित हो रहे हैं, अभी उस पर कार्रवाई जारी है। जो रोड पे जो अव्यवस्था है, रोड पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था, उसको ठीक करना। तो प्रथम चरण में हम लोग यहाँ पे जिला अस्पताल के सामने गाड़ियों का और ठेलों का ये अतिक्रमण लगातार बना रहता है। उसको देखते हुए पिछले 1 हफ्ते से निगम प्रशासन और जिला और राजस्व के लोग लगातार यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं। पूरा जो एरिया है 200 मीटर का, वो नो वेंडिंग जोन, नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया जाएगा और ये हमेशा रहेगा। तो एक तरफ पूरे प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, तो दूसरी तरफ राजधानी में डामरीकरण कार्य में भ्रष्टाचार सामने आया है। जगह जगह से उखड़ने लगी है 3 दिन पहले बनी सड़कें और झाड़ू लगाने से ही सड़क की परत उखड़ रही है, ये बताया जा रहा है। जयस्तंभ चौक पंडरी से अवंतीबाई चौक की सड़कें उखड़ गई है और बुद्धेश्वर मंदिर में लाखें नगर चौक तक सड़कें उखड़ गई है। पहली बारिश ने सड़कों की गुणवत्ता की पोल पूरी तरीके से खोल दी है। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। देखिए आप किस तरीके से झाड़ू लगाने से यहां पर पूरी तरीके से परत उखड़ती हुई नजर आ रही है और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप साहू। रायपुर में बीते 1 हफ्तों में लगातार डामरीकरण चल रहा है, लेकिन इसमें बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन की बारिश में डामर की सड़कें उखड़ने लग गई है। हम खड़े हैं रायपुर के सबसे मुख्य चौराहे जयस्तंभ चौक में और आपको बता दें कि यहाँ पर अभी 2 दिन पहले जो डामरीकरण किया गया था, आप देखेंगे वहाँ पर वो पूरे तरीके से उखड़ चुका है और यहाँ गड्ढा जो है बन चुका है। मिचौंग तूफान के कारण 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसके कारण जो सड़क की गुणवत्ता की पोल खुल गई है। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, झाड़ू लगने से ही ये सड़क उखड़ने लग गई है। आप देखिए कल रात को जो पानी गिरा है, उसके बाद आप देखेंगे दिन भर की बूंदाबांदी हुई है, उस पर जो पहली परत है आप देखिए ये जो है निकल के बाहर आ गई है। तो आप कहीं भी देखेंगे। इसके अलावा आपको बताते हैं कि मंडी रोड है, पंडरी से मंडी गेट जाने का जो रोड है, वहाँ पर भी इसी प्रकार से डामर पूरी तरीके से उखड़ने लग गया है। बुद्धेश्वर मंदिर चौक से लेकर लाखें नगर चौक है, आप देखेंगे जगह जगह वहाँ पर ऐसी पहली परतें जो है डामर की उखड़ने लग गई है। तो अपने आप में भ्रष्टाचार का सबूत है। कब बने सड़क, अभी कहाँ हाल है? अभी 8 दिन नहीं हो है सड़क ला बने और सड़क मतलब पूरा मुर्मी जन हेते नहे में पाउडर ला मिला है लगते और रोड है बने नहीं है। आज तक कैसा रोड नहीं बने कांग्रेस के एमा। मुझे तो नहीं लगता कि नहीं बनी है करके, क्योंकि जब से मैं अपनी बच्ची को सुबह छोड़ने जाता हूँ, पहले तो बहुत तकलीफ हो रही थी 3 महीने तक, उसके बाद बनी है। तो देखिए एक बरसात हुई नहीं अभी, पूर्ण रूप से बरसात नहीं हुई है, उसके बाद ये गिट्टियाँ उखड़ने लगी है। 7 दिन के अंदर ही? 7 नहीं, मुझे ख्याल से 4 दिन में ही उखड़ने लग गई थी। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेसी पार्षद खुद आरोप लगा रहे हैं डामर चोरी की आशंका है, लेकिन इस पे लगातार जो है शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो IBC 24 लगातार भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पे संज्ञान लेगा और जल्द कार्रवाई होगी। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो कुछ ही दिनों में नई सड़कों की क्या स्थिति बन चुकी है, ये आपने देखा। आगे बढ़ते और रायपुर में नगर निगम की टीम लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को निगम की टीम ने टिकरापारा में सर्विस रोड के किनारे दुकानों के अवैध अतिक्रमण को तोड़ा है। निगम ने सामुदायिक भवन की बिल्डिंग और सर्विस रोड के बीच बने अतिक्रमण को हटाया, जिसका जायजा लिया IBC 24 संवाददाता ने। अतिक्रमण को लेकर हम बात कर रहे हैं, आपको एक और उदाहरण दिखाते हैं किस हद तक अतिक्रमण यहाँ पर किया गया है। ये सर्विस रोड हाईवे से लगा हुआ, आप देखेंगे इधर
ये हाईवे से लगा हुआ सर्विस रोड है और उसके बगल में सामुदायिक भवन है। तो सामुदायिक भवन के सामने की जो जगह खाली पड़ी थी, यहाँ पर भी अतिक्रमण हो गया था और जिसको आज निगम की टीम ने आगे तोड़ा है। यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद है जिनका यहाँ पे दुकान थी। बताइए क्या कहेंगे, आप लोग के दुकानों को तोड़ा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, 3-4 दुकानें थी, टूट गई, रोजगार खत्म हो गया हमारा। अच्छा, तो ये कब से आप लोग दुकान लगा रहे थे यहाँ पर, बताइए? 23-24 साल से। तो पक्का कंस्ट्रक्शन हुआ था जो ये? नहीं, पक्का तो नहीं, डीवीसी हुआ था और दीवार खड़ी हुई थी। कौन करवाया था, मतलब आप लोग किए थे कि कौन? पार्षद के माध्यम से हुआ था ये। कौन है पार्षद? समीर अख्तर जी। क्या बोल के करवाए थे, मतलब यहाँ पर? ये व्यवस्थित हो जाए, इधर उधर जो ठेले वेले हैं वो हट जाए, एक लाइन से व्यवस्थित हो जाए, ये सोच के वो करवाए थे। तो आप लोग कैसे करते थे पहले, मतलब यहाँ पर? पहले इधर उधर गुमटी लगाए रहते थे, ठेला, वही ठेला उठा के ऊपर रखे थे। क्या कहेंगे बताइए भैया, कार्रवाई जो हुई है उसको लेकर? कार्रवाई होना चाहिए भैया। अब बेचारे लोग सब पैसा दिए हैं, दुकान देंगे करके, किसी को दुकान नहीं मिला, पैसा ले लिए हैं सब। कौन ले लिया? जो भी है। कौन लिया बताइए ना आप लोग? अब पार्षद बोला था बनवा के दूंगा करके, अब बेचारे दुकान वाले हैं, गरीब आदमी है, वो सैलून चलाता है, वो बेचारा तून के पैसा जमा करके 40-50 हज़ार जो भी दिया होगा दुकान के लिए, यहाँ मेरा सेपरेट हो जाए करके, वो बेचारा आ रहा है अभी। हाँ, वो बात देखिए, लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और साफ कहना है लोगों का कि यहाँ पर अतिक्रमण जो हुआ था उसको खिलाफ जो कार्रवाई की है वो सही है। और जहाँ तक दुकान जिन लोगों का व्यवसाय है तो खुद बोल रहे हैं कि पहले गुमटियाँ लगाते थे और बाद में उनको आश्वासन दिया गया कि पक्की दुकान बना दी जाएगी, सौंदर्यीकरण के तहत कर दिया जाएगा, और अब उनका ये सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। तो कुल मिलाकर ये है कि निगम की जो अतिक्रमण की कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में हो रही है, अलग अलग निगमों में, लोगों में उसे लेकर राहत है और लोगों का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ लोगों का ये भी मानना है कि जिन लोगों को व्यवसाय कर रहे थे वो गरीब तबके के लोग हैं, इसलिए उनकी उचित व्यवस्थापन की व्यवस्था भी प्रशासन करे। यहाँ कैमरामैन नजीर खान के साथ मैं स्टार जैन। बात करते हैं मौसम की। छत्तीसगढ़ में चक्रवात मिचौंग का असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश हो रही है, जिसे हम अलग अलग इलाकों से इन तस्वीरों से आपको दिखा रहे हैं। सुकमा में लगातार 2 दिन हुई बारिश से खेतों में पानी भर गया है। दोरनापाल में किसानों का खासा नुकसान यहां पर हुआ है। वहीं पत्थलगांव के बुरजुडी गांव में बारिश से एक किसान का घर ढह गया। मलबे में दबकर 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि गौरेला पंडरा मरवाही की बात करें तो यहाँ पर बारिश से कई जगह पानी भर गया है और मोहला मानपुर अंबागढ़ में बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई है। बलरामपुर की बात करें तो यहां पर लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। धान खरीदी प्रभावित हो रही है। तो चलिए, मौसम का पूरा अपडेट देने के लिए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो मौसम को लेकर अपने अपने क्षेत्रों से पूरी जानकारी हमारे तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले राजधानी रायपुर का हम रुख करेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, आपसे जानना चाहते हैं, राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो मिचौंग तूफान का असर सबसे ज्यादा राजधानी में देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने जानकारी दी थी। इस वक्त क्या अपडेट है मौसम को लेकर? आने वाले कितने दिनों तक बारिश होती रहेगी? दर्शकों को पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, मौसम विज्ञानियों के अनुसार कम से कम 9 तारीख को पूरे दिन भर इसका असर रहेगा। 9 तारीख के बाद जो है वो असर कुछ कम जो है वो होने की आशंका, मतलब संभावना है। लेकिन अभी भी इस पे आज की स्थिति में बता दें कि कम से कम 9 तारीख की रात तक ये स्थिति बनी रहेगी। और अप्रत्याशित रूप से हुआ था, क्योंकि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सब जानते हैं कि 1 नवंबर से धान खरीदी होती है, तो कई किसानों ने धान काट के अपना रखा हुआ है। इसके अलावा समितियों को भी बिल्कुल आशंका नहीं थी कि बारिश हो जाएगी। तो ऐसे में जो धान बाहर कट के पड़ा हुआ है वो और जो समितियां हैं उनके लिए खासी मुसीबत जो है बढ़ गई है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, ठंड बढ़ने के साथ साथ अब जो बारिश हो रही है उस पर उनकी मुसीबतें बढ़ गई है। इसे लेकर आपको बता दें कि कई स्कूलों में जो है समय बढ़ाया गया है। मतलब जो सुबह 7 बजे का समय था उसे प्राइवेट स्कूलों ने 9 बजे कर दिया। जो स्कूल 3 बजे तक लगती थी उसे 3:30-4 बजे तक जो है आगे बढ़ा दिया गया समय को। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जब जो है बारिश बंद होगी तो इससे किसानों के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल आना जाना करते हैं उन्हें राहत मिलेगी। फिलहाल जो मौसम विज्ञानी है वो जो छत्तीसगढ़ में जो दक्षिण छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो मध्य एरिया है वहाँ पर बोल रहे हैं कि 9 तारीख तक कम से कम इसका असर बने रहेगा। जी
बिल्कुल संदीप, तो जाहिर सी बात है तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, बारिश लगातार यहाँ पर जारी। अब देखने वाली बात होगी कब तक मौसम में इस तरीके से परिवर्तन से लोगों को निजात मिल पाती है। आगे बढ़ते हैं, भिलाई का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। भिलाई की अगर बात करें तो भिलाई में भी बताया ये जा रहा है कि लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। क्या अपडेट है मौसम को लेकर भिलाई में? जी आकाश, सुन पा रहे हैं आप हमें? बिल्कुल, जिस तरीके से हम जो किसानों को लेकर जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको लेकर के हम यहाँ पहुंचे हैं। धान खरीदी में हम अभी खड़े हैं। जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि 1 नवंबर से धान खरीदी का स्टार्ट हो चुका है और किसान जो है धीरे धीरे अपने फसल को लेकर के धान खरीदी तक पहुंच रहे हैं और फसल को बेच रहे हैं। वहीं ये जो तूफान अभी आया है तो 3 दिनों से जो धान खरीदी है वो बंद हुआ है, रुका हुआ है। और ऐसे में जो धान खरीदी केंद्रों में जो धान पड़े हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं भीगने की स्थिति आ चुकी है। जो कैप कवर है वो पर्याप्त नहीं है, जिससे नुकसान होने की आशंका पूरी जाहिर की जा रही है। अब तक दुर्ग जिले में लगभग जो 23,000 किसानों ने 15 लाख क्विंटल जो धान की बिक्री की है और जो धान है उसमें जो उठाव लगातार प्रभावित हो रही है, किसानों की दिक्कतें भी हम समझ पा रहे हैं। और हमारे संवाददाता नरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। नरेश, आपसे भी जानना चाहते हैं पूरे जिले की अगर आपसे बात करें तो मौसम को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, पूरे बस्तर संभाग में अच्छी खासी बारिश हुई है और खासतौर पर दक्षिण बस्तर में जगदलपुर में ही देखें तो पिछले 24 घंटे में 24 मिलीमीटर से अधिक की बारिश दर्ज की गई है। तो अच्छी खासी बारिश हुई है और कई इलाकों में जो प्रशासन है उसने अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि जो खेत खलिहान में नुकसान होगा उसका आकलन करने के साथ ही जो स्थानीय तौर पर जो आसपास जो क्षेत्र हैं नदी नालों के, उनके आसपास भी निगरानी रखी जा रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में इसका असर कम होगा, क्योंकि पूर्वी तेलंगाना, उड़ीसा और जी नरेश, तो जैसे कि आपने जानकारी दी कि अगले 24 घंटे में इसका असर कम होने वाला है, तो ये तो राहत की बात है। लेकिन पूरे प्रदेश में मौसम का हाल बेहाल है, तो आपकी जानकारी समझ में आ रहा है। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे मौसम के अपडेट के लिए। और अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में। भिलाई में मेचोंग तूफान के लगातार तीसरे दिन भी दिखाते असर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से करारा हार के बाद समीक्षा जारी, काली हुई दिल्ली में बैठक। छत्तीसगढ़ में प्रशासन के एक्शन जारी, अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन के बुलडोजर जारी। भिलाई में खराब मौसम ना देखा तो दुर्ग पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी करी जारी। बिलासपुर स्थित सिम्स हॉस्पिटल की बदहाली ला लेकर हाईकोर्ट की स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई बढ़ी। राजिम के श्री विहार कॉलोनी के पाचू खेत में दुलोगन मन के संदिग्ध अवस्था में दुलास मिले के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कोरबा के श्याम मंदिर करा एक मकान में फ्रिज कंप्रेसर फटेले आगी लग गई। गौ तस्करी करे 2 आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार करे। जांजगीर चांपा के बेरा पुलिस नाबालिग लड़की के फोटो वीडियो वायरल करे और गाली गलौज करे वाला आरोपी ला गिरफ्तार करे। बारिश और ठंडा हवा ले ठिठुरन बढ़ा दी सावे और आगे गलो प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रही। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।